गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने कैलकुलेशन ऑफ लैटिस एनर्जी का अध्ययन किया है और लैटिस एनर्जी की दो विधियां किस प्रकार से हम आयनिक क्रिस्टल आयनिक यौगिकों के लिए उसकी जालक ऊर्जा का निर्धारण कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक और जालक ऊर्जा के उपयोग। विद्यार्थियों, जालक ऊर्जा को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं, जिनमें से फर्स्ट आयनिक आवेश, आयनिक चार्ज। जालक ऊर्जा का मान चूँकि आयनिक आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, आयनिक आवेश बढ़ने पर जालक ऊर्जा में भी वृद्धि होगी। देखिए यहाँ पे लिथियम प्लस क्लोराइड माइनस, दोनों पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए जालक ऊर्जा किलो जूल प्रति मोल में 1033, जबकि मैग्नीशियम फ्लोराइड MgF2 कहें अपन तो Mg पे +2 और फ्लोराइड पे 1 होगा। तो इसके लिए देखिए जालक ऊर्जा 2883 और Mg2O -2 दोनों पे ही जब दो आवेश हो गया, पहले एक पे फिर दोनों पे, तो देखिए 3933। इस प्रकार से आवेश पे डिपेंड करती है जालक ऊर्जा। आयनिक त्रिज्या, जालक ऊर्जा का मान त्रिज्या R के विलोमानुपाती होता है। धनायन तथा ऋणायन दोनों में से किसी एक की या दोनों की त्रिज्या में वृद्धि होने पर जालक ऊर्जा के मान में कमी आ जाएगी। वर्ग के आयनों के लवणों की जालक ऊर्जा आयनिक त्रिज्या बढ़ने पर कम होती है। देखिए वर्ग में जब अपन ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनिक आकार बढ़ता है, आयनिक आकार बढ़ता है तो जालक ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा है आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर्न घातांक n का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर बढ़ता है। आयनों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होने से जालक ऊर्जा का मान कम होगा। क्रिस्टल में सहसंयोजी गुण, बंध में सहसंयोजी गुण, बंध में सहसंयोजी लक्षण बढ़ने से क्रिस्टल की जालक ऊर्जा में कमी आ जाती है। जालक ऊर्जा में संशोधन, फर्स्ट वान डर वाल बल्स। देखिए जालक ऊर्जा किन किन कारकों पे है निर्भर। अब उसमें संशोधन करने के लिए कि क्या चीज़ें हमने उसकी कैलकुलेशन में छोड़ दी जिसके कारण जालक ऊर्जा प्रभावित हो रही है, किस प्रकार से उसका मान परिवर्तित हो रहा है। तो पहला है वान डर वाल बल्स, जिसको हम वहाँ इग्नोर कर देते हैं। ये बल सभी परमाणु आयनों तथा अणुओं के मध्य पाए जाते हैं तथा R⁻6 के विलोमानुपाती होते हैं। इन बलों का U के मान में बहुत कम योगदान होता है, लेकिन बंध में सहसंयोजी गुण बढ़ने के साथ साथ ये योगदान भी बढ़ता है, क्योंकि अपने को पता है आयनिक यौगिकों में ध्रुवण हो जाता है और जिससे आयनिक कैरेक्टरों में सहसंयोजक लक्षण कोवलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। तो जैसे जैसे कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो उनमें ये वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। NaCl के लिए योगदान 1.6% है, जबकि सीजियम आयोडाइड के लिए ये बढ़कर 8.3% हो जाता है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा है शून्य बिंदु ऊष्मा। यह आयनों की कंपन की ऊर्जा है जो क्रिस्टलों में परम ताप पर भी पाए जाते हैं। इन कंपनों का प्रभाव वान डर वाल बलों के प्रभाव का विपरीत होता है। आयनों की ऊष्मधारिता, अंतिम परिणाम में ऊष्मधारिता के प्रभाव को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। अब आता है बोर्न-हावर चक्र के अनुप्रयोग इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात करने में, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। देखिए यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है अपन ने और उसके बेस पर अपन इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि निम्न आंकड़ों की सहायता से आयोडीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता ज्ञात कीजिए।
सभी आंकड़ों जो हैं किलो कैलोरी प्रति मोल में हैं। फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयनिक आयोडीन विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग डाटा गिवन किलो कैलोरी प्रति मोल। देखिए सोडियम आयोडाइड के लिए जो कुल ऊष्मा है वो -68.8 है। सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ सोडियम 25.9, डिसोसिएशन ऑफ आयोडीन 25.5 और आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम 118.4 और जो लैटिस एनर्जी है Na सोडियम आयोडाइड की वो है -165.4। अब देखिए यहाँ कैलकुलेशन में कि सोडियम सॉलिड स्टेट में है, आयोडीन I2 सॉलिड स्टेट में है, आधा मोल है। सोडियम को गैसेस स्टेट में लिया अपन ने, फिर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लिबरेट किया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में सोडियम धनावेश का निर्माण हो जाता है। अब I2 से अपन ने सॉलिड स्टेट से इसको गैसीय स्टेट में लिया, फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से इसको इलेक्ट्रॉन देके I- बनाया। अब इन दोनों की सोडियम प्लस और I- की गैसेज स्टेट में जो लेटिस एनर्जी Na बनने से आती है वो -U है। और जो सेकंड स्टेप से हम डायरेक्ट देखते हैं कुल ऊष्मा परिवर्तन जो हो रहा है -Q है। तो अब इसको देखिए हेस के नियमानुसार -Q = S + I + D/2 - E - U और E बराबर करते हैं तो S + I + D/2 + U - U। विभिन्न पदों के इसमें जब मान इंसर्ट करते हम तो ये वैल्यू निकल के आती है 73.2 किलो कैलोरी प्रति मोल। दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोटॉन एफिनिटी। गैस अवस्था में 1 मोल बेस द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा निकलती है वो क्षार की प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। बी बेस जो है गैस स्टेट में, H+ गैस स्टेट में, BH+ गैस बनता है और Pa प्रोटॉन एफिनिटी निकलती है क्योंकि इसको प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। ये ऋणायन भी क्षार है, इसकी प्रोटॉन बंधुता 1 मोल गैस या ऋणायन के 1 मोल प्रोटॉन के साथ संयुक्त होने पर मुक्त हुई ऊर्जा होगी। तो X- गैस स्टेट में, H+ गैस स्टेट में तो HX बन रहा है और प्रोटॉन एफिनिटी। तो HX के निर्माण में काम आने वाली ऊर्जाओं को निम्न चक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। इस चक्र का निर्माण H तथा X गैस के 1-1 मोल गैसीय परमाणु से आरंभ किया जाता है। H+ गैस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस X गैस। तो इस प्रकार से इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता आ गई क्योंकि फर्स्ट स्टेप में अपने को पता है तो देखिए E जो है X की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और H+ गैस स्टेट में और X- गैस स्टेट में जब ये दोनों HX बनाते हैं तो ये प्रोटॉन एफिनिटी आती है। तो देखिए यहाँ पे HX से जब बनता है प्रोटॉन एफिनिटी है, HX का जब दोबारा से डिसोसिएशन होता है वही H गैस में और X गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके नियमानुसार -D = I - E - Pa। ये Pa = I + D - E। इस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। आयनिक यौगिकों के अस्तित्व एवं स्थायित्व का पूर्वानुमान, प्रेडिक्शन अबाउट द स्टेबिलिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आयनिक कंपाउंड। किसी ज्ञात या अज्ञात आयनिक यौगिक के लिए बोर नंबर चक्र के विभिन्न पदों की ऊर्जा पर विचार करके उस यौगिक के अस्तित्व एवं स्थायित्व के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हम एक काल्पनिक यौगिक NaCl2 सोडियम +2 + 2Cl- के निर्माण पर विचार करते हैं। सोडियम के ऊपर +2 आवेश तथा क्लोराइड आयनों की संख्या में वृद्धि होने से NaCl2 की जालक ऊर्जा NaCl की तुलना में अधिक होगी। साथ ही क्लोराइड आयनों की संख्या 2 हो जाने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निकलने वाली इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान 2 × 2e हो जाएगा। परंतु इसके साथ ही सोडियम के आयनन भी वो I1 और I2
में अत्यधिक वृद्धि होती है। सैद्धांतिक रूप से गणना करने पर NaCl2 की चालक ऊर्जा U = -2155 किलो जूल प्रति मोल प्राप्त होती है। NaCl2 के लिए भी NaCl की तरह बोर्न हाबर चक्र का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ हम 1 मोल Na धातु तथा 1 मोल Cl2 गैस से प्रारंभ करते हैं तथा द्वितीय आवेशित सोडियम आयन का निर्माण करते हैं। दोनों लवणों के लिए बनाए गए बोर्न हाबर चक्रों द्वारा निकाली गई संभावना ऊष्माओं की तुलना इन लवणों का आपेक्षिक स्थायित्व ज्ञात किया जा सकता है। बोर्न हाबर चक्र द्वारा NaCl2 के लिए निम्न समीकरण प्राप्त होती है। इसमें अन्य सभी पदों का मान NaCl2 की संभावना ऊष्मा Q प्राप्त होगी। Q बराबर S + I1 + I2 + D - 2E - U। देखिए अब ये वैल्यू इंसर्ट करते हैं। सोडियम की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा S = 108, सोडियम की प्राथमिक आयनन विभव I1 495.4, I2 4561 और Cl2 डिसोसिएशन एनर्जी 241.8। टोटल जो वैल्यू निकल के आती है ये आती है 5406.6। NaCl2 की चालक ऊर्जा U = -2155 और 2Cl की इलेक्ट्रॉन बंधुता 2E = -697, ये निकल के आती है -2852। NaCl2 की संभावना ऊष्मा निकालते हैं तो ये आती है 2554.6 किलो जूल प्रति मोल। तो देखिए इतनी जो संभावना ऊष्मा से ये संभव नहीं है NaCl2 का निर्माण करना। अपेक्षिक स्थायित्व आयनों के लवणों का स्थायित्व अपेक्षाकृत अस्थायी आयनों के लवणों का स्थायित्व। जब हम अपेक्षाकृत अस्थायी आयनों के लवणों के स्थायित्व पर विचार करते हैं तो अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए Ca+2 के निर्माण में Ca+ के निर्माण से 1145 किलो जूल प्रति मोल कैल्शियम की द्वितीय आयनन ऊर्जा अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Ca+ अधिक स्थायी होने के उपरांत भी CaF स्थायी नहीं होता है। कारण जानने के लिए कैल्शियम फ्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड CaF2 तथा CaF के लिए पृथक बोर्न हाबर चक्रों का निर्माण कर दोनों यौगिकों की संभावना। तो CaF2 कैल्शियम डाइफ्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के पृथक बोर्न हाबर चक्रों का निर्माण कर दोनों यौगिकों की संभावना ऊष्माओं की गणना करके उनकी तुलना करते हैं। अब देखिए फर्स्ट में जो अपन देख रहे हैं कि Ca+2 आयन है और इससे इसकी संभावना ऊष्मा, और दूसरा है Ca+ आयन, इससे इसकी संभावना ऊष्मा। पद वही है सभी में। कैल्शियम सॉलिड है उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं, गैस से फिर +2 इलेक्ट्रॉन इससे निकाले जाते हैं, फिर फ्लोराइड को गैसीय स्टेट में लाते हैं और फिर इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे के और फिर CaF2 बनता है। ऐसे ही CaF बनता है। कैल्शियम की चालक ऊर्जा 795 किलो जूल प्रति मोल गणना करके ज्ञात कर ली जाती है तथा इसकी संभावना ऊष्मा की गणना बोर्न हाबर चक्र के समस्त पदों की ऊर्जा को समीकरण में रखकर निकालते हैं। Q = S + 1/2D + I - U1 - E। तो इसकी कैलकुलेशन से -260 किलो जूल प्रति मोल। और कैल्शियम डाइफ्लोराइड की संभावना ऊष्मा आती है -1243 किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार स्पष्ट है कि कैल्शियम डाइफ्लोराइड की संभावना ऊष्मा कैल्शियम फ्लोराइड की अपेक्षा अधिक है, जिससे कैल्शियम डाइफ्लोराइड अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होगा। अतः यदि किसी प्रकार कैल्शियम फ्लोराइड बनाने में सफलता मिल भी जाती है तो भी यह सतत रूप से ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया द्वारा कैल्शियम डाइफ्लोराइड व कैल्शियम में अपघटित हो जाएगा, जिससे 732 किलो जूल प्रति मोल ऊष्मा मुक्त होगी। कैल्शियम फ्लोराइड के अपघटन की ऊष्मा x है तो इसका मान उत्पादों तथा क्रियाकारकों की समान ऊष्मा के अंतर के समान होगा। 2CaF = CaF2 + Ca + x।
तो ये x इजकल टू 723 किलोजूल प्रति मोल ऊष्मा आती है। सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा निम्न आंकड़ों से निकालिए। देखिए, सोडियम की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा S इजकल टू 26 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्लोराइड की वियोजन ऊर्जा D 58 किलो कैलोरी प्रति मोल। सोडियम की आयनन ऊर्जा I इजकल टू 118.6 किलो कैलोरी प्रति मोल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता E इजकल टू 85 किलो कैलोरी प्रति मोल। सोडियम क्लोराइड की संवहन ऊष्मा Q इजकल टू 97.4 किलो कैलोरी प्रति मोल। तो देखिए, इससे बर्नौली चक्र द्वारा हम माइनस Q इजकल टू S प्लस I प्लस 1/2 D माइनस E माइनस U, और जब इस इक्वेशन में अपन वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो अपने पास इसकी जो वैल्यू निकल के आती है 186 आती है सोडियम क्लोराइड की चालक ऊर्जा। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं बर्नौली चक्र के द्वारा स्थायित्व का। ठीक है, ओके बाय।